हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आपका पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश एकेडमी पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं पुनः अपनी पाठशाला लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि जो हम लोग की पढ़ाई चल रही है वह एक सीक्वेंस में चल रही है कि जैसे हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और चीज़ों को हम गहराई से समझें। मैं उन टॉपिक्स को, वर्ब्स को थोड़ा-सा मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वर्ब से आते हैं। हमने वर्ब्स के फंडामेंटल्स को पढ़ा कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और कल जो प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ था कि वर्ब्स के जो पांचों प्रकार होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है एडवांस ग्रामर में। और जब तक आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं बनेंगे, आप क्वेश्चन को पिक नहीं कर सकते। और आपको अगर इंग्लिश को थोड़ा-सा अच्छा करना है, तो आपको एक बात तो सुनना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा चीज़ों को, रीड करना, सुनना और रीड करना, पढ़ना। जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे, तभी आपका आउटपुट लिखने और बोलने में हो सकता है। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि ग्रामर कुछ भी नहीं है, वर्ड सिलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट होता है, और चीज़ों को गहराई से हमको थोड़ा-सा इसको समझना पड़ेगा। मैं बार और एक चीज़ और भी मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज की चर्चा जो है, आपको बार-बार हम जब चर्चा करेंगे तभी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, आती है। और आप जो वर्ब पे जो क्वेश्चन आज मैं टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ, आज हम कुछ वैसे कन्फ्यूजिंग वर्ब्स रखते हैं, जहाँ से आप जब भी एग्ज़ाम में आएँगे, सवाल जो है उलझा के पूछा जाता है और आप गलत करके चले आते हैं। आज हम उन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पे चर्चा करेंगे, ताकि आपका कन्फ्यूज़न आने वाले एग्ज़ाम में आपका कन्फ्यूज़न न रहे, आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे चीज़ें जो है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी इस पाठशाला को आगे लेके चलते हैं। लिखा है मैंने कन्फ्यूजिंग वर्ब पेयर्स। कुछ वर्ब्स बड़े ही कन्फ्यूजिंग होते हैं और आपको उनको जानना पड़ेगा। 30-40 वर्ब होते हैं या 20-25 मान लीजिए। और कल प्रीवियस वाले वीडियोज़ में मैंने कहा था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनका एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है, जैसे संकेन, ड्रंकेन, मोल्टेन, सेव्ड, सीयर्ड, सॉन, फॉरगॉटेन, गॉटेन। ये सब एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लर्नेड, ट्रॉडन। तो जैसे मैं यह दिमाग में रखा हूँ, बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक वैसे ही आपको एकदम यह चीज़ रोड मैप हमेशा तैयार होनी चाहिए कि कौन सा हमारा भीतरी है। वही चुने हुए 10-15 वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव में दूसरे होते हैं, V3 में दूसरे होते हैं। जैसे मेल्ट का मोल्टेन हो जाता है, सेव का सेव सेवन हो जाता है, सिंग सैंग संग का संकेन हो जाता है, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक का ड्रंकेन हो जाता है। तो उस पे हमारी चर्चा हो गई थी। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे एक वर्ब्स मैंने यह लिया, यह देखिएगा बच्चे। अगर हमने स्ले, स्ले, स्लीव और स्लेन, जब किसी की धारदार हथियार से, तलवार से जब हत्या की जाती है, तो उसको स्ले शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यह स्ले हुआ, स्लीव हुआ दूसरा, यह V1 फॉर्म हुआ, यह V2 हुआ, और हमारा यह क्या हुआ, V3 हुआ। अब पेपर सेटर क्या करेगा कि आपको, अगर इसमें कई तरह से गलतियां को उलझाता है, जैसे अगर एक सवाल इस पे मैं बना के दिखाऊं आपको कि इस पे सवाल क्या होगा, अगर ऐसे आ जाए, जैसे सवाल ये आ जा, अ चाइल्ड वॉज किडनैप, a child was kidnapped and slew to death। ऐसे आ गया।
ए चाइल्ड वॉज किडनैप एंड स्लीव टू डेथ। और पेपर सेटर क्या करेगा कि इसमें आपको ऐसे करेगा कि पार्ट ए कर देगा, पार्ट ए कर देगा यहां पे, और यह पार्ट बी कर देगा, पार्ट सी कर देगा, और पार्ट डी कर देगा नो एरर कर देगा। ऐसे ऐसे सवाल लग देगा। अब यहां पे देखिए कि क्या स्लीव का, देखिए यह वाक्य किसमें चल रहा है, यह वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में चल रहा है। अ चाइल्ड वाज किडनैप। मेरे बच्चे, आपको जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो तो आपको दो तीन तरीके से आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस को। क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात तो यह ध्यान में रखना है कि सेंटेंस हमारा एक्टिव में जा रहा है कि पैसिव में जा रहा है, यानी डूअर है कि नॉन डूअर है। अगर डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस में होगा, नॉन डूअर होगा तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। फिर उसको हम नंबर से भी देखते हैं और फिर जेंडर से भी देखते हैं। अब देखिए, अ चाइल्ड वाज किडनैप। अब किसी ने चाइल्ड को किडनैप किया होगा एंड स्लीव टू डेथ। अब इसी वाज से यहां स्लीव देखिएगा, एंड स्लीव टू डेथ नहीं, यह गलत है। एंड स्लेन होगा, यस एल ए आई एन, यह सही है और यह गलत है। और चाइल्ड वाज किडनैप एंड स्लेन टू डेथ होगा, स्लीव टू डेथ नहीं होगा। तो गलती इस तरह से कर दिया जाएगा। अगर इसी पे फिर मैं एक सवाल बना के दिखाऊं कि पेपर सेटर क्या करेंगे कि अब पेपर सेटर क्या करेगा आपका कि सवाल ऐसे रखेगा कि slayed his brother during the course of fight during the course of fight. He slayed his brother during the course of fight. अब एक एक पार्ट ए कर दिया, पार्ट बी कर दिया, पार्ट सी कर दिया और डी कर दिया नो एरर। देखिए ये स्ले में क्या कर दिया, ईडी लगा के बना देगा क्वेश्चन, और वहां पर भी आपको क्या है, दिक्कत आ जाएगी। तो कहने का मतलब कि आपको स्ले, स्लीव, स्लेन, या आपको दिमाग में क्या हमारा V2 फॉर्म होता है, क्या हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेरे बच्चे, यह आपको दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए यहां स्ले में क्या कर दिया, स्लेट कर दिया, जबकि दूसरा तो स्लीव है ना। तो इस स्लेट में यह वाला भाग क्या है, गलत है। यहां स्लेट की जगह क्या होगा, स्लीव होगा। यह सही होगा और यह गलत होगा। He slew his brother during the course of fight. तो आपको यह जानिए, और एक ये भी जानिए कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव मीन्स क्या, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट रखे। स्ले, स्लीव, स्लेन जो है यह अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। किसको स्ले किया, अपने भाई को काटा, तलवार से हत्या करने को स्ले कहते हैं। तो कभी कभी स्ले के फर्स्ट फॉर्म में उसका सेकंड फॉर्म ईडी लगा के देते हैं, लेकिन नहीं, उसका सेकंड फॉर्म स्लीव होता है। तो यह भी आपको जानना पड़ेगा। अब इसी क्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आए। अब इसी V2 फॉर्म से बन जाता है, जैसे स्लीव, स्लीव्ड और स्लीव्ड। अब देखिए स्लीव, स्लीव्ड, स्लीव्ड ये है। अब
कोई व्हीकल आप एकाएक मोड़ देते हो तो इसको स्लीव शब्द का प्रयोग होता है, टू टर्न अ व्हीकल सडनली। तो वहां पे इस स्लीव का, यह वर्ब का जो स्ले वाला भाग है, जो स्लीव है, यह देखिए फर्स्ट फॉर्म बन गया है। इसका मतलब कि अचानक गाड़ी को मोड़ना, मोड़ना, इसी को कहते हैं टू टर्न अ व्हीकल सडनली। टू टर्न अ व्हीकल सडनली को आप स्लीव्ड स्लीव्ड भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग, मैंने हेडिंग इसलिए डाला है कि कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स, ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे हम कहें ही स्लीव्ड हिज कार एट द कॉर्नर ऑफ द रोड ड्यू टू सम, आफ्टर सीइंग कर दीजिए, आफ्टर सीइंग सम स्ट्रे डॉग्स, कुछ आवारा कुत्तों को देखकर उसने रोड के कोने पर अपनी गाड़ी को क्या किया, अचानक मोड़ लिया। तो वहां पे सल्यूट शब्द का प्रयोग है। तो आपको इन बातों को थोड़ा सा मेरे बच्चे यह जानना पड़ेगा कि स्लीव, स्लीव्ड, स्लीव्ड। जैसे अगर यह है, मैं यह कहूं कि he slewed his car at the corner of the road after seeing some stray dogs। यह वाक्य मैंने लिखा। अब देखिए यहां पे क्या है कि ही स्लीव्ड, देखिए यह है, तो इस स्लीव का, यह स्लीव देखिए दूसरा फॉर्म है स्ले का, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यह स्लीव जो है यह V1 फॉर्म बन रहा है। तो किसी व्हीकल के अचानक मोड़ने को स्लीव कहते हैं। तो यह पेयर याद रखिए स्लीव के साथ कि स्ले, स्लीव, स्लेन, स्लीव, स्लीव्ड, स्लीव्ड, अचानक गाड़ी को मोड़ने को स्लीव भी कहा जाता है। अब ये तो क्वेश्चन का नेचर बताएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो मैंने बताया कि यह स्ले है, यह स्ले का यह ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इसका प्रयोग होता है। स्ले, स्लीव, स्लेन। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया था कि चाइल्ड वाज किडनैप एंड स्लीव टू डेथ, तो यहां स्लीव नहीं होगा, स्लेन होगा, क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस में जा रहा है। अब इसी स्लीव का जो V2 है, इसी स्लीव, स्लीव्ड, स्लीव्ड, और कि कोई चीज जब अचानक मोड़ते हैं, ऑल ऑफ सडन मोड़ते हैं व्हीकल को, तो उसको स्लीव कहा जाता है, उसका स्लीव, स्लीव्ड, स्लीव्ड। अब ही स्लीव्ड, अब देखिए ही स्लीव्ड हिज कार एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आफ्टर सीइंग सम स्ट्रे डॉग्स, कुछ आवारा कुत्तों को देखकर उसने अपनी कार रोड के किसी कोने में अचानक क्या किया, मोड़ लिया। तो मोड़ने को, अचानक मोड़ने को स्लीव कहा जाता है। तो आपका यह पेयर मेरे बच्चे हमेशा दिमाग में यह होना चाहिए कि इन पेयर को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि स्ले का कैसे रूप चल रहा है और स्लीव का रूप कैसे चल रहा है। अगर हम इसी जगह आगे आते हैं, अगर हम कहें सी, सा और सीन, जिसको आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, अगर इसी जगह मैं कह दूं कि सा, साठ, साठ, और इसका एडजेक्टिव होता है शान, इसका एडजेक्टिव होता है, यह जान लीजिए,
SAWN, यह इसका एडजेक्टिव है। यह जो है एडजेक्टिव फॉर्म है। अब सी माने देखना, सी माने देखना, सी सा सीन, यह वर्ब का तीनों फॉर्म आप चल रहे हैं। ये पेयर में मैं बता रहा हूं, ये पेयर में देखते चलिए, V1 V2 V3, और कहने का मतलब इन्हीं एरिया से पेपर सेटर आपको क्वेश्चन डालेगा। और जब आप वर्ब्स के फॉर्म को क्लियर नहीं रखेंगे तो फिर आप गलत करके क्वेश्चन चले आएंगे। आज इस टॉपिक के बाद हम कम से कम अच्छे बहुत सारे प्रश्नों को लेके आएंगे, किया जाएगा, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे प्रश्नों की, तब हमारा कंफ्यूजन और दूर होगा कि हमको किस तरह से गलती को सेंटेंस में पकड़ना है। तो अब देखिए, सा साठ साठ, साठ माने जब किसी चीज को काटना होता है, लकड़ी को जब आप काटते हैं तो उसको सा शब्द होता है, सा साठ साठ, और शान होता है कटी हुई लकड़ी को काटना, आरी से या किसी चीज को काटने को सा कहा जाता है, काटना काम है। इस पे आप लोगों ने शायद एक सेंटेंस, बड़ा प्रचलित सेंटेंस है, सुना होगा, मैं लिख रहा हूं, और इस सेंटेंस को जरा से देखिएगा। आई सा असा which couldn't saw, which couldn't ऐसा एक वाक्य मैंने ये लिखा है, देखिए, I saw a saw which could not saw। आप क्या अर्थ लगाएंगे? देखिए, आई क्या है यहाँ पे? आई यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में है, और सा क्या है? वर्ब। यहाँ सा क्या है? वर्ब। देखिए, आई सा अ सा माने क्या? आरी। यहाँ सा ए है, देखिए ए लगा है, और जब किसी के साथ ए लगता है तो इसका मतलब कि यह ए एन और किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं, तो यह नाउन हो गया। आई सा अ सा विच कुड नॉट सा, और यहाँ सा का अर्थ होता है कि विच कुड नॉट सा माने काटना। साद उड जो है लकड़ी, अब यहाँ पर उड छिपा हुआ है, अर्थ बना दे रहा है, आई सा अ सा विच कुड नॉट सा, मैंने एक आरी को देखा जो लकड़ी को काट नहीं सकी। तो यहाँ सा माने देखना, यहाँ सा माने आरी, और यहाँ साक माने क्या? काटना। देखिए, इसी सा के तीन अर्थ हैं। अब सा माने काटना होता है मेरे बच्चे, और यह चीज आप समझ लीजिए कि सा माने यह क्या होता है? काटना होता है। तो आप यह समझिए कि किसी लकड़ी के काटने को सा, साड, साड, और शान इसका एडजेक्टिव है। अगर हम कह दें कि शान उड, तो कटी हुई लकड़ी, वुड मीन्स लकड़ी, और वुड्स माने क्या? जंगल। तो इन चीजों को भी आपको पेयर में समझ लेना है कि किस तरह से पेयर हमारा चलता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने इसको लेके। अब कंफ्यूजिंग वर्ब में अगला हमारा पेयर आता है, जो बहुत सारे सवाल, इन सब वर्ब से ही सवाल डाले जाते हैं, और जब आपका वर्ब का तीनों फॉर्म आपके दिमाग में रहेगा तब आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, सही करके आएंगे। अब देखिए, यहां पे होता है, एक है लाई, ले, लेन। लाई, ले, लेन, और एक है लाई, लाइड, और लाइड, एक फॉर्म हुआ।
लाई, लाइट, लाइट, लाई, ले, लेन। और एक फॉर्म यह हुआ ले, लेड, लेड। यह हुआ। ये पेयर्स देखिए, लाई, ले, लेन, लाई, लाइट, लाइट, और ले, लेड, लेड। अब इसको इसमें कंफ्यूजन दे देगा आपको, 3-4 ऑप्शन रख देगा और आप फिर गलती करके चले आते हैं। यह लाई माने लेटना होता है मेरे बच्चे, यह लाई माने होता है लेटना, यह लाई माने होता है लेटना। क्षैतिज रूप से जब आप आराम करने के लिए लेट जाएं, किसी दीवार का सहारा लेके लेट जाएं, तो यह होता है लाई, ले और लेन शब्द का प्रयोग होता है। यह जो शब्द हैं इनको आपको दिमाग में वर्ड को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और इस लाइट का अर्थ देखिए, ये इस लाइट का अर्थ होता है झूठ बोलना, लाई, लाइट, लाइट। लाइट का अर्थ होता है झूठ बोलना, और इस ले का अर्थ होता है, इस ले के कई अर्थ होते हैं, रखना। कोई चीज आप उठा के रख रहे हैं, या बिछाना, बिछाना होता है। इसी का अर्थ होता है सेना होता है, मुर्गी अंडे होती है। न्यौछावर करना, सेक्रीफाइस, न्यौछावर करने को भी, यह परोसना भी होता है। बिछाना, परोसना, रखना, सेना, न्यौछावर करना। तो इस ले का इतना अर्थ होता है, ये दो के दोनों फॉर्म्स जो है मेरे बच्चे, यह और यह दोनों इंट्रांजिटिव होते हैं। ये इंट्रांजिटिव होते हैं, और यह वाला फॉर्म हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्या, कहने का मतलब कि यह ऑब्जेक्ट जरूर रखेगा, लेकिन यह और यह ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। अब इसका लाई, ले, लेन, इसका जो वीएब फॉर्म होता है लाइंग होता है, यह भी जानिए। V3 हो गया, और V4 क्या होता है, यह लाइंग होता है, यह भी जानिए। और इस लाई में झूठ बोलने का भी लाइंग होता है। अब यह तो सेंस पे डिपेंड करेगा ना, कि माई फ्रेंड इज लाइंग, मेरा मित्र झूठ बोल रहा है। He is lying here to have some rest. तो यहां पे लाइंग पड़ा होना होता है। तो यहां लाई का मतलब लेटना होता है, और यहां लाइंग का मतलब क्या, झूठ बोलना होता है। और इसी ले, लेड, लेड का जो V4 फॉर्म होता है, लेइंग होता है, माने रखना। ले शब्द में जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं, तो वहां ले किया जाता है, ले द फाउंडेशन, कि इन्होंने फाउंडेशन रखा, यानी पत्थर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखना। अंडा सेने को भी ले कहते हैं। अब देखिए इस ले, या देखिए दूसरा है मेरे बच्चे, यह देखिए यह ले क्या है, यहाँ पे दूसरा फॉर्म है लाई का, लेकिन यहाँ पर यही क्या है, पहला फॉर्म है। तो कहने का मतलब कि इन पेयर्स को आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या है। तो यह आप नोट भी करते चलिएगा वीडियोस देखने के बाद, कि आपको किस तरह से इसको दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन कैसे डालते हैं पेपर सेटर, अभी हम कुछ बता रहे हैं क्वेश्चन, और फिर आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे इन वर्ब्स पे, उसको हम लेके आएंगे और उस पे हम रखेंगे। जैसे अगर मैं यह कह दूं
माई फ्रेंड to take rest under a fruity tree. फ्रूटी ट्री माने क्या? जो फलदार वृक्ष हो उसको फ्रूटी कहते हैं। आप पीने वाले फ्रूटी को ही समझते हैं, लेकिन आपको पास ग्रामेटिकल क्लास का एक ज्ञान होना चाहिए कि अगर यह ट्री है मेरे बच्चे, तो यह फ्रूटी क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। कैसा वृक्ष? फलदार वृक्ष। माई फ्रेंड डाउन टू टेक रेस्ट अंडर अ फ्रूटी ट्री। और ऑप्शन आपको क्रिएट कर देगा क्या? पहला ऑप्शन देगा लाई, दूसरा ऑप्शन दे देगा लाई, फिर हो जाएगा ले, फिर तीसरा ऑप्शन कर देगा लेड, और चौथा ऑप्शन कर देगा लेन। ये ऑप्शन ऐसे क्रिएट कर देगा। माई फ्रेंड डाउन टू टेक रेस्ट अंडर ए फ्रूटी ट्री। अब यहाँ यस्टरडे में कर दे रहा हूं थोड़ा, और यहाँ पे मैं यस्टरडे कर दे रहा हूं। चलिए, माई फ्रेंड डैश हुआ डाउन टू टेक रेस्ट अंडर ए फ्रूटी ट्री यस्टरडे। अब देखिए यहां पर क्या ऑप्शन दे दिया, लाई भी दिया है, ले भी दिया है, लेड भी दिया है, और लेन भी दिया है। अब आपको कंफ्यूजन, जब तक यह क्लियर आप नहीं कर पाएंगे कि फॉर्म्स क्या है। देखिए एक फॉर्म्स मैंने बताया था कि लाई, ले, लेन। लाई माने लेटना पहला फॉर्म, और ले का क्या हो जाएगा दूसरा फॉर्म, और लेन तीसरा फॉर्म। तो माई फ्रेंड, अब यह देखिए यस्टरडे, समय का पता तीन चीज से चलता है। या तो आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा, या एडवर्ब ऑफ टाइम से समय का पता चलता है। टेंस, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब ऑफ टाइम से ही आपको एग्जैक्ट समय का पता चलता है। यस्टरडे की बात हो रही है, बीती हुई बात हो रही है, तो यहां पर देखिए आप जो है लाई ले शब्द का यह ऑप्शन हमारा, अगर हम यहां पर ले शब्द का प्रयोग करें तो यह हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा बच्चे। माई फ्रेंड ले डाउन टू टेक रेस्ट अंडर ए फ्रूटी ट्री यस्टरडे। अब देखिए लाई, ले और लेन होता है, जिसके माने लेटना, क्षैतिज आकार में हॉरिजॉन्टल को ले कहा जाता है। यह है लाई, ले, लेन। लेड तो ले का है ना, रखना, नींव कर। तो यह आपके दिमाग में यह चीज होनी चाहिए। इस पे फिर क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है, जरा सा देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन हमारा कई तरीके से पेपर सेटर रखते हैं, और जब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, आप एग्जाम में जब तक आप वर्ब्स के फॉर्म को, क्योंकि मैं कहता हूं कि वर्ब बहुत वास्ट चैप्टर है, इसका प्रयोग हर जगह है, हर टॉपिक्स में है, और आपको इसको समझना पड़ेगा। जो 25-30 वर्ब्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स हैं, उनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलती करके चले आएंगे। अब अगर हम क्वेश्चन इस तरह से रखें, द मिनिस्टर
फाउंडेशन स्टोन, द मिनिस्टर फाउंडेशन स्टोन of the project yesterday। इस सवाल को मैंने इस तरह से रखा। अब यहां पे ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं कि लाई, ले, तीसरा ऑप्शन लेड और चौथा ऑप्शन लेन। क्या सही होगा? अब यह देखिए कि मैंने कहा कि ले माने रखना, तो फाउंडेशन स्टोन, यह देखिए ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो ले, लेड, लेड होता है, तो यहां पर लेड, यह वाला ऑप्शन सही है। तो यहां पर यह ऑप्शन क्या हुआ? हमारा सही हुआ। तो कहने का मतलब कि सवाल आपको कहीं से भी दिया जा सकता है। तो तीनों रूप आप याद रखिएगा। LIE, लाई माने लेटना, ले, लेन, ये तीनों का अर्थ लेटने के सेंस में है। अगर हम कह दें लाई, लाइड, लाइड, तो ये झूठ बोलने पे। फिर ले, लेड, लेड, तो इसका मतलब रखना, न्यौछावर करना, लिटाना, बिछाना, परोसना के अर्थ में जो है ले, लेड, लेन होता है। और इसी का चौथा फॉर्म होता है लेइंग, और उन दोनों का होता है लाइंग होता है। तो कहने का मतलब कि आपको चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब अगला जो हमारा है, जो वर्ब के कंफ्यूजन की बात हम कर दें, तो वर्ब कंफ्यूजन में जैसे एक चलता है हमारा कि बियर का, यह देखिए बियर, बोर, बार्न, यह देखिए। और फिर होता है बियर, बोर, बोर्न, BORNE। यह हमेशा देखिए, यह वाला जो है, यह फॉर्म जो है बच्चे, हमेशा आपका पैसिव वॉइस में जाएगा। यह हमेशा पैसिव वॉइस में। और यह बेयर माने क्या होता है? सहन करना। बेयर माने क्या होता है? सहन करना। और बियर, बोर, बॉर्न माने पैदा। तो जैसे ही बोर 3 चिल्ड्रन, ही बोर 3 चिल्ड्रन। तो कहने का मतलब कि बियर, बोर, बॉर्न जो है यह हमेशा पैसिव, यह बेयर माने सहन करना होता है, और बोन, जैसे कहा जाता है कि 3 मोटरसाइकिल बोन मिसक्रिएंट्स, 3 सवार जो है अपराधी, तो वहां पे बोन शब्द का प्रयोग होता है। इन रूप को, इस पेयर को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। उसी तरह अगर हम कह दें कि हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और एक होता है हैंग, हंग, और हंग होता है। इस पेयर को भी आपको दिमाग में रखना है कि यह हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड जो है फांसी के लिए होता है, और हैंग, हंग, हंग जो है किसी लटकाने के लिए होता है। तो यह रूप भी हमको याद रखना है, इससे भी सवाल आ जाते हैं। जैसे अगर हम एक सवाल इस पे रखें, आइए देखते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं। अगर हम सवाल रखें कि
hanged his coat outside. He hanged his coat outside before entering the office. He hanged his coat outside before entering the office. और ऐसे कर देगा कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कर देगा बेटे नो एरर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको डाल देगा। तो क्या यह सही है? यह देखिए हैंग्ड, हैंग्ड माने इसका तो फांसी देना, तो हैंग का क्या हो जाएगा? दूसरा हंग होता है। हैंग, हंग, हंग, ही हंग हिज कोट आउटसाइड, क्योंकि कोट वस्तु के लिए हंग शब्द का, हैंग शब्द का प्रयोग होता है। हैंग, हंग, हंग, और फांसी पे लटकाने के लिए हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है। अब जैसे इसको इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर इसको थोड़ा सा दूसरा रूप, फॉर्मेट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के फॉर्मेट को मैं दिखा दूं। यह फॉर्मेट जैसे कह देगा द लिंच मॉब, a horse thief, a horse thief without a trial। अब यहां पे ऑप्शन आपको इस तरह से क्रिएट करेगा। पहला ऑप्शन कर देगा कि हैंग्ड, दूसरा ऑप्शन हंग कर देगा, तीसरा ऑप्शन हंग्ड कर देगा, और चौथा ऑप्शन कर देगा हैंगिंग। इस तरह से क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग या ऑप्शन फिलर के क्वेश्चन इस तरह से रखा जाएगा। अब आपको दिव्या है, जब तक आपका फॉर्म्स नहीं क्लियर होगा, आप क्वेश्चन सही नहीं करेंगे। द लिंच, लिंच जानते हैं, मॉब लिंचिंग हो रही थी। मॉब और क्राउड में क्या अंतर है? मॉब जो होती है वह उत्तेजना से परिपूर्ण होती है, और क्राउड में वह बात नहीं होती है, एग्रेसिव होती है मॉब। तो इतना अंतर जानिएगा कि मॉब और क्राउड में क्या अंतर है। जैसे विंड और ब्रीज में क्या अंतर है? जब मंद मंद हवा बहती है तो उसे ब्रीज कहते हैं, और जो है तेज हवा जब चलती है तो उसको विंड कहते हैं। अगर हम पूछ दें कि सिक और इल में क्या अंतर है, रिप्लाई और रिस्पॉन्ड में क्या अंतर है, डिनाई और रिफ्यूज में क्या अंतर है, तो आपको बारीकी तो समझना पड़ेगा। इल जो है, कोई ज्यादा दिनों तक गंभीर बीमारी को इल का प्रयोग किया जाता है। आप कुछ समय के लिए बीमार रहते हैं तो वहां पर सिक का प्रयोग किया जाता है। और पेपर सेटर जब आप क्लोज टेस्ट करते हैं तो वहां पर इल का भी ऑप्शन दिया रहता है और सिक का भी ऑप्शन दिया रहता है। यह सेंटेंस बताएगा कि आप वह व्यक्ति कितने दिनों से बीमार है, कम ड्यूरेशन कम है या ज्यादा है। ज्यादा होगा तो इल और कम होगा तो सिक होगा। और आप जब पेपर पढ़ते हो तो आपको लगता है क्या पेपर सेटर ने गलती किया हुआ, दोनों ऑप्शन दे रखा है। उसी तरह हम कह दें आंसर और रिस्पॉन्ड में क्या होता है। आंसर हमेशा आप जो है क्या करते हैं, लिख के देते हैं। और रिस्पॉन्ड क्या है? जब आपका बॉडी जो है उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। जैसे लड़के को आप देखते हैं और उसको मार्क्स ऑक्सीजन लगा है, आप देख के कहते हैं रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कुछ हाथ पैर डुला रहा है। अगर आक्रमण होता है तो इंडिया जो है रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम कहते हैं वार और बैटल में क्या अंतर है, इसमें बहुत सारे मैं चीज लेके आऊंगा जो बहुत माइन्यूट डिफरेंस बताऊंगा। इसी तो वार और बैटल में क्या अंतर है?
वार कभी भी न उसमें कोई डेट निश्चित होता है, न नियम निश्चित होता है, न उसमें कोई, लेकिन बैटल में स्थान निश्चित होता है, लेकिन वार में और बैटल में आपका समय, डेट, स्थान सब कुछ निश्चित होता है। तो फाइट, वार, बैटल, स्कफल में क्या अंतर है? तो मेरे बच्चे, ये जब एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों आपको ओपन करूँगा। अब आइए इस सवाल को देखिएगा ज़रा-सा, इसी पे मैं अपना वीडियो आज का अंत भी करूँगा, क्योंकि आपको मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और एक से एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। उन क्वेश्चन को जब आप करेंगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा। द लिंच, लिंच एवे समझिए कि लिंच, मॉब लिंचिंग हो रही थी ना, आपने पेपर में पढ़ा होगा। और मॉब जब एग्रेसिव मॉब होती है, जिसमें उत्तेजना होता है लोगों में, तो उसे मॉब कहते हैं। द लिंच मॉब अ हार्स थीफ। देखिए मैं कहता हूं कि कोई भी वाक्य मेरे बच्चे, कोई भी वाक्य आप यह नहीं कह सकते कि अगर मैं कहूं कि हार्स क्या है, तो आप कहेंगे सर नाउन है। अरे भाई कैसे नाउन है? बिना सेंटेंस में यूज किए आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ग्रामेटिकल क्लास क्या है। नाउन एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। देखिए हार्स, यहाँ थीप नाउन है और ये हार्स उसकी विशेषता। कैसा थीप था? जो घोड़े के चुराने वाला। तो हार्स देखिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन होते हुए भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसलिए इंग्लिश में कोई चीज यह मत मान लेना कि यह क्या है। आपका जवाब होगा सर आप सेंटेंस लिखिए, तब मैं ग्रामेटिकल क्लास तय कर दूंगा कि यह क्या है। मैं कह दूं फैन क्या है, यह रूम क्या है, तो आप कह देंगे नाउन है। मैं कह दूं पेन क्या है, आप कह देंगे नाउन है। अरे भाई कैसे कह देंगे नाउन है? यह सेंटेंस डिसाइड करता है कि कोई कौन सा ग्रामर, एक ही चीज कई मल्टीपल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा करते हैं। आप ऐसे डोंट जंप टू द कंक्लूजन विदाउट writing a sentence. If you don't get a written sentence, you can't decide the grammatical class of a particular sentence. So first of all you must see the written sentence in order to comprehend the whole concept of the sentence. Then you can jump to the conclusion which kind of grammatical class this particular sentence has. So the lynch mob, अब यहां देखिए हैंग्ड। अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हैंग्ड आ जाएगा। अ हार्स थिप विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी केस के, बिना किसी हुआ के, जो भीड़ थी, जो उत्तेजित भीड़ थी, उसने हैंग्ड कर दिया, यानी फांसी पे क्या कर दिया? लटका दिया। किसको? अ हार्स थी, एक ऐसा चोर था जो घोड़ा चुराया हुआ था। तो इसका रूप देखिए इस तरह से हो सकता है, कभी आपको स्पॉटिंग द एरर से, कभी तो एक ही क्वेश्चन की फ्रेमिंग मेरे बच्चे कई तरीके से हो सकती है। आज का वीडियो बस इतना ही आज तक के लिए। आपको अगले वीडियोस में और भी कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, और इस वर्ब्स कंफ्यूजिंग पेयर को जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको, तो उस पे बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, करवाऊँगा। इसी आपके संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे छात्र हैं वे उसको देखेंगे, करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो आगामी परीक्षा आपकी आ रही है उसमें से 2-3 क्वेश्चन अगर वर्ब से आए तो आप उसको कर लें। आज के दिन इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।